नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। आप सबका प्यार देने का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं दोस्तों, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल अलग है और ये एक ऐसे शख्स के लिए है, जिसने मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई थी। दोस्तों शायद ये जो आज का टॉपिक है कुछ लोगों के लिए ना हो, क्योंकि वो इस सिस्टम को कहीं न कहीं एक अलग विचारधारा से मानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे सिस्टम के फाउंडर काउंट मैटी ने अगर किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, तो वो हैं सैमुअल हनीमैन, जो कि होम्योपैथी के फाउंडर थे। हाँ जी, आज का वीडियो है सैमुअल हनीमैन, जिन्होंने होम्योपैथी की रचना करके पूरे विश्व में एक दिशा ही बदल कर रख दी मेडिकल क्षेत्र की। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उनके जन्मदिन पर 10 अप्रैल 1755 के अंदर पैदा हुए सैमुअल हनीमैन, जिन्होंने एक फार्मासिस्ट और जिसको कि मॉडर्न मेडिसिन्स कहते हैं या मेन स्ट्रीम जिनको एलोपैथी भी कहा जाता है, उसके वो बहुत बड़े चिकित्सक रहे हैं। उन्होंने ही एलोपैथी का नाम दिया है, जिसको कि आज हम पूरे विश्व में एलोपैथी के नाम से जानते हैं, जो कि पहले कभी कन्वेंशनल मेडिसिन्स या वेस्टर्न मेडिसिन्स या कि इंग्लिश मेडिसिन्स के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, उन्होंने एलोपैथी का नाम इसलिए दिया ताकि उनकी जो बाद में उन्होंने फाउंडेशन की थी, जो उन्होंने होम्योपैथी की रचना करके उससे वो अलग दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मेन स्ट्रीम को एलोपैथी कहा और अपनी ही पैथी को उन्होंने होम्योपैथी कहा। दोस्तों, उस समय की जो कितनी ही पैथियाँ उस वक़्त चल रही थी, आप इसको मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है मेरे वीडियो का, वो है रिस्पेक्ट टू डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, जिन्होंने मेडिकल क्षेत्र में एक ऐसा सिस्टम दिया जो कि बाद में एक रेवोल्यूशन लिया और शायद कहीं उनको आज की मॉडर्न फार्माकोलॉजिस्ट में भी फादर कहा जाता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपने हनीमैन को नहीं जाना, तो हो सकता है कि आपको कुछ बातें मेडिकल सिस्टम या हमारे खुद के स्पैजिक सिस्टम में ना पता चले। इसलिए हमारे स्पैजिक फाउंडर काउंट सीज़र मैकई जी ने भी हनीमैन जी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। ये बात और है कि कहीं न कहीं वो उनसे कुछ न कुछ विषयों पर मतभेद रखते थे और कहीं न कहीं वो उनकी दी हुई खोज के अंदर अपनी कई बातों से वो अपने अलग विचार रखते थे। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने हनीमैन जी की इस होम्योपैथी की जो रचना थी, उसको उन्होंने माना और सबसे बड़ी जो ख़ासियत काउंट सीज़र मैटी ने हनीमैन जी की जो रचना थी, वो डाइल्यूशंस मिनिमम डोज़ का जो प्रचलन हनीमैन जी ने चलाया था, वो कहीं न कहीं मैटी जी को बहुत पसंद आया। हालाँकि वो लॉ ऑफ सिमिलर यानी कि लाइक्स क्योर लाइक्स के ऊपर अपने विचार अलग प्रकट करते थे। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको हनीमैन जी के बारे में कुछ बताने आया हूँ। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हनीमैन जी ने इस होम्योपैथी की रचना की। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सैमुअल हनीमैन, जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। दोस्तों, आज उनका जो जन्मदिन है वो है 10 अप्रैल 1755 और दोस्तों उन्होंने धीरे-धीरे उन्होंने एलोपैथी जो प्रैक्टिस करते थे वो उसको उन्होंने गिव अप कर दिया 1780 के आसपास,
बिल्कुल गिव अप कर दिया। उन्होंने पहला जो प्रिंसिपल दिया, उसको अगर हम देखें तो उसको कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक, जो कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के अंदर आता है। और उन्होंने इसी को पढ़कर एक कहीं न कहीं उन्होंने जो होम्योपैथी की रचना की थी, उस रचना के अंदर उन्होंने जो पहला नियम रखा था, उसका नाम रखा था सिमिलिया, सिमिलीबस और कुरेंटर। दोस्तों, ये उन्होंने नाम दिया था। और अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो कि शायद आपके लिए यूज़फुल हो, क्योंकि जो लाइक योर्स लाइक है वो ऐसा नहीं है कि हनीमैन जी ने उस लॉ को प्रोड्यूस किया था या इन्वेंट किया था, उन्होंने उसको कह सकते हैं कि रीइन्वेंट किया था। और वो ही एक ऐसे मेडिकल टेक्स्ट के अंदर वो ये लेके आए कि कैसे लाइक योर्स लाइक कैन बी वेरी यूज़फुल इन द मेडिकल क्षेत्र। पर उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइक योर लाइक है वो हमारे आयुर्वेदा के अंदर बहुत प्राचीन जो एक मेडिकल सिस्टम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आयुर्वेदा एक बहुत प्राचीन है जो कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के ऊपर काम करता है। अगर मैं आपको इसका एक छोटा-सा उदाहरण दूँ कि ज़हर को ज़हर मारता है या इसके साथ ही लोहे को लोहा काटता है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं न कहीं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में भी मैंने अपनी बुक के अंदर भी बहुत अच्छे से इसके अंदर इसके बारे में व्याख्यान दिया है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो कोई भी व्यक्ति मेरी इस बुक के अंदर इस जो लॉज़ हैं उसको पढ़ सकता है। लाइक योर लाइक्स जो है वो कहीं न कहीं हमारे जो भारतवर्ष से निकलकर हनीमैन जी को पसंद आया, ये बात अलग है या इसको हम लोग 100% तरीके से नहीं कह सकते कि कहीं न कहीं ये आज की जो होम्योपैथी जगत है या वेस्टर्न जगत है या इसको वो कितना मानते हैं कि ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी जो है वो उन्होंने हमारे आयुर्वेदा से या ऋग्वेद से लिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप कुछ साइंटिस्ट या कुछ ऑथर्स को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज़रूर कहीं न कहीं बात आएगी कि ये कहीं न कहीं हनीमैन जी की नज़रों से निकला है और वो उन्होंने आयुर्वेदा को लॉ ऑफ सिमिलैरिटी को पढ़ा है। लेकिन अगर जो हिस्टोरियंस हैं, वो कहीं न कहीं हमारे भारत का नाम ना लिखकर वो हिपोक्रेट्स ग्रीक के साथ इसको जोड़ते हैं कि जो हिपोक्रेट्स हैं, हिपोक्रेट्स ने ये लाइक्स क्योर लाइक्स दिया था कि कोई जो फूड है, वो ही आपकी दवाई है। वो कहीं न कहीं इसके अंदर लॉ ऑफ सिमिलर के अंदर भी आता है। तो हिपोक्रेट्स को जो इजिप्ट्स और ग्रीक के कुछ हिस्टोरियंस हैं, वो इस बात को हनीमैन जी के साथ जोड़ते हैं कि उन्होंने लॉ ऑफ सिम लिया, यानी कि उन्होंने कहीं न कहीं ग्रीक से लिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कहीं न कहीं आयुर्वेदा जो कि प्राचीन और फर्स्ट मेडिकल सिस्टम ऑन अर्थ है, उसमें साफ-साफ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहीं न कहीं लाइक योर लाइक का मतलब आता है। तो दोस्तों उसी के बेस पर हनीमैन जी ने अपनी रिसर्च स्टार्ट की और करीब-करीब जब वो 40 से 42 साल के थे, तब उन्होंने कहीं जाके उनकी जो उम्र 41-42 साल की उम्र में उन्होंने 1796 यानी कि 1796 के अंदर होम्योपैथी का फर्स्ट जो आप पब्लिकेशंस होम्योपैथी के ऊपर उन्होंने स्टार्ट किया और उसके पीछे एक गहरा अध्ययन था क्योंकि वो एलोपैथी डॉक्टर थे। कैसे वो जड़ी-बूटियों की तरफ गए और कैसे उन्होंने एक सिनकोना बार से एक बहुत बड़ी साइंस को जन्म दिया और इसलिए कहीं न कहीं उनको आज की जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी है, उसका भी कहीं न कहीं फादर या क्रेडिट दिया जाता है। और मैं दोस्तों यहाँ पर जब भी मैं उनको पढ़ता हूँ तो बहुत डेयरिंग पर्सनैलिटी मानता हूँ क्योंकि उनके अंदर बड़ी ख़ासियत थी कि उन्होंने एक जहरीले प्लांट्स को उन्होंने चखा, यानी कि प्रूविंग्स जो उन्होंने की, प्रूविंग बहुत बड़ी एक होम्योपैथी के अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, जिसके अंदर वो सारी दवाइयों को प्रूव करते हैं। हालाँकि वो हमारे सिस्टम में नहीं है और उसको मैटी जी ने कहीं न कहीं उनके जो विचार थे, उनके साथ वो सहमत नहीं थे। लेकिन अगर आप हनीमैन जी को देखें, उन्होंने किस तरह से खुद अपने बॉडी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कितने ही पॉइज़नस प्लांट्स को उन्होंने चखा, जैसे कि सिनकोना
अगर वो खाते थे क्रूड फॉर्म के अंदर तो उनको मलेरिया जैसे सिम्पटम हो जाते थे और बुखार हो जाता था और उनको ठंड लगती थी, और जब वो डाइल्यूटेड करते थे तो उनका बुखार ठीक हो जाता था। तो उसको उन्होंने लाइक क्योर लाइक्स कह के कि जो पदार्थ, जो सब्सटेंसेस क्रूड फॉर्म प्लांट का जो एसेंस है वो अगर आप सीधा खाओगे तो कहीं न कहीं वो आपको बीमारी प्रोड्यूस करेगा और कहीं न कहीं वो ही आपको ठीक करेगा अगर आप उसको स्मॉल डोजेज़ में लेते हैं। हालाँकि कहीं न कहीं, कहीं मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये दावा हनीमैन जी का ठीक नहीं लगता कि वो कोई भी जो पौधा होता है वो कहीं न कहीं क्रूड फॉर्म खाने से बीमार करता है। तो कहीं न कहीं उसके अंदर वो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे अपने विचार हैं कि हनीमैन जी ने जब इन्वेंशन की होम्योपैथी के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने अभी वो ट्रायल्स कर रहे थे और वो एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे थे, इसलिए उस सिस्टम को एक होम्योपैथी का नाम देकर वो जैसे ही पब्लिश हुआ तो वो एक मेडिकल सिस्टम बन गया और वो कहीं न कहीं ट्रायल बेस पे ही चला कि जहाँ पर वो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए आज भी दवाइयाँ उसमें बनती रहती हैं। तो दोस्तों वो कहीं न कहीं उनकी जो दूसरी ख़ासियत वो ये थी कि कैसे डायल्यूटेड मेडिसिन्स को उन्होंने जन्म दिया। दोस्तों वहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मेडिकल क्षेत्र में स्मॉल डोज़ेज़ यानी कि वही सूक्ष्म जो दवाई का अंश है उससे आप ठीक हो सकते। जो उनको मलेरिया का फीवर हुआ और वो उसमें जो ज़हरीला पदार्थ उनको ऐसा लगता था कि जो पॉइज़न है प्लांट का जो उनको क्रूड फॉर्म में लेने से बीमार कर रहा है, वो कहीं न कहीं डाइल्यूट करते रहे और वो उस पॉइंट पर पहुँचे कि जहाँ पर उसके अंदर उनको ऐसा लगा कि अब ये ज़हरीला पदार्थ उसमें बचा नहीं। तो उन्होंने उसकी वो दवाई ली और वो उन्होंने कहीं न कहीं उसको एक लॉ देकर लॉ ऑफ स्मॉल डोज़ेज़ के नाम से प्रचलित किया। और दोस्तों वो बाद में जाके डाइल्यूशंस और जो मैंने एक वीडियो में बनाया है कि कैसे होम्योपैथिक सेंटिनल स्केल्स पर और डाइल्यूशन पद्धति पोटेंसीज़ पर आगे चलती है। हालाँकि वो हमारे सिस्टम से बिल्कुल अलग है क्योंकि काउंट सिस्टमैटिक बियॉन्ड द लिमिट कभी भी नहीं मानते थे डाइल्यूशंस को कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसलिए उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलर को बिल्कुल अलग तरीके से देखा और जो डाइल्यूशन था उसको सिर्फ लिमिटेड जो कि साइंटिफिक था उसको देखा। इसलिए आज के कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स भी होम्योपैथी डोजेज़ को मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं मानते क्योंकि उसके अंदर उनको ऐसा लगता है कि पानी है और मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन दोस्तों वो एक अलग विषय है कि हनीमैन जी खुद इसको एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी मानते थे। तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट होना कोई एक नई बात नहीं, एक मेडिकल क्षेत्र में प्लेसिबो मानते थे। लेकिन उनका मत था, साथ ही साथ साइंटिफिक भी था कि अगर वो कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर चेंज कर रही है, हेल्थी सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर रही है और एक सफरिंग सोल को ठीक कर रही है, तो कहीं न कहीं वो प्लेसिबो से हटकर एक साइंटिफिक वे में चली जाती है, जिसको कि आज की भाषा में अगर कहें तो एनर्जेटिक मेडिसिन्स कहते हैं कि बहुत डाइल्यूटेड हो जाती है। तो दोस्तों कहीं न कहीं सैमुअल हनीमैन जी का प्रभाव पूरे मेडिकल सिस्टम में पड़ा और वहाँ से पूरा जो मेडिकल जगत है उसने एक अलग दिशा ली और फिर एक मॉडर्न मेडिसिन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए और उन्होंने अपने आप को कहीं न कहीं फार्माकोलॉजी के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जो कि हनीमैन जी से स्टार्ट हुआ था। हालाँकि वो सब का जो अंश है, उन सब की जो खोज है वो हमारे आयुर्वेदा के अंदर मिलती है, लेकिन उसको कहीं न कहीं हमारे हिस्टोरियंस या कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वो प्राचीन को भारतवर्ष से जोड़ने में थोड़ा-सा संकोच हुआ, लेकिन उन्होंने यही चीज़ को लॉ ऑफ सिमिलर को हिप्पोक्रेट्स और हमारे ग्रीक के साथ जोड़कर इस सिमिलिया सिमिलरिस ओरेंटल जो हनीमैन जी ने जो होम्योपैथी के अंदर प्रिंसिपल रखा, उसको कहीं न कहीं तवज्जो दी जाती है। तो अब दूसरी बात ये है कि जब मैंने आपको कहा कि वो डेयरिंग पर्सनैलिटी थी और उन्होंने कहीं न कहीं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी,
तो दोस्तों कहीं न कहीं उनके अंदर भी कई तरह के मतभेद जो उनके कोलीग्स थे या उनके साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि उन्होंने जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो एक होली बुक कहा जाता है होम्योपैथी की जो एक बहुत बड़ी देन कह सकते हैं जिसको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन्स जिन्होंने इसके अंदर हनीमैन जी के टाइम पर कम से कम 1 से 5 एडिशन इसके निकले थे और जो छठा एडिशन था वो कहीं न कहीं उनकी डेथ से पहले उन्होंने 1 साल पहले लिखा था, लेकिन वो 1842 में उन्होंने लिखा था, लेकिन वो कहीं न कहीं 1921 में जाके पब्लिश हुआ। तो कहीं न कहीं रिसर्च में आता है कि वो डबल मेडिसिन्स यानी कि कॉम्प्लेक्स मेडिसिन्स को लास्ट के अंदर वो मानने लग गए थे, लेकिन उन्होंने उसको अपने लास्ट एडिशंस के अंदर भी ज़िक्र किया था, लेकिन कुछ प्रेशर आने की वजह से वो निकाल दिया। लेकिन अगर आप देखा जाए, अगर हम सिमिलिया सिमिलस कोरेंटर की बात करें तो मेरे गुरु डॉक्टर सत्यपाल जी ने कहीं न कहीं मुझे इस बात में उनकी रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ कि उन्होंने हनीमैन जी को कहीं न कहीं बहुत रिस्पेक्ट दी और कहा कि अगर काउंट सिज़रमैटी भी अगर हनीमैन जी से प्रभावित थे, तो कहीं न कहीं हमें हनीमैन जी की इस देन को स्वीकार करना होगा। ये बात अलग है कि उन्होंने इसके अंदर कमियाँ दूर करके एक परफेक्ट मेडिकल सिस्टम बनाया। लेकिन आज का विषय जो सैमुअल हनीमैन जी के जन्मदिन पर उनके द्वारा किए गए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क जो किए हैं, उसके ऊपर हम ध्यान दिला रहे हैं। तो दोस्तों कहीं न कहीं अगर होम्योपैथी जगत में देखा जाए तो उनकी जो विचारधारा थी वो कहीं न कहीं बदलने लगी और उन्होंने डॉक्टर सत्यपाल जी ने मुझे सिमिलिया सिमिलस कोरेंटर का एक सीधा-सा बताया कि सिंगल स्मॉलेस्ट जो डोज़ अगर आप देते हो, तो वो कहीं न कहीं होम्योपैथिकली लॉ को फ़ॉलो करता है और कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी जो आज होम्योपैथिक सेक्टर के अंदर चल रही है, वो अगर इस प्रिंसिपल को देखा जाए तो कहीं न कहीं वो उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि कहीं भी ये सिस्टम जो है होम्योपैथी का वो कहीं भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कहीं न कहीं भी अपने उसमें लीगली यानी कि प्रिंसिपली नहीं एक्सेप्ट करता। उनका सिर्फ़ अगर आप देखें तो क्लासिकल होम्योपैथी को या सिंगल होम्योपैथिक डोज़ को ही एक असली होम्योपैथ माना जाता है और जिनका मैंने कहा कि कहीं न कहीं प्रैक्टिस में होम्योपैथ वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स में ले गए, उसका सारा श्रेय जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मैटी जी को जाना चाहिए क्योंकि आज की जो मॉडर्न मेडिसिन्स है या आज के जो साइंटिस्ट हैं, वो उठाते हैं, वो कहीं सब बातें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मैटी जी ने भी उस ज़माने में कही थी, जो कि सैमुअल हनीमैन जी की रिसर्च के अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ें मिलती हैं। एलोपैथी की जो टर्म हनीमैन जी ने दी थी, उसका मतलब भी कहीं न कहीं ग्रीक से आता है और जब उन्होंने इन दोनों पैथियों को एक डिफरेंशिएट करने के लिए एक अलग पहचान देने के लिए जब एलो का मतलब अपोज़िट यानी कि ग्रीक मीनिंग उसका मतलब होता है कि एलोपैथी मतलब अपोज़िट ट्रीटमेंट जो कि हनीमैन जी ने उनका नाम एलोपैथी रखा और अपना जो उनका होम्योपैथी था कि जो लॉ ऑफ सिमिलर यानी कि जो पदार्थ आपको बीमार करता है, वही कहीं न कहीं आपको ठीक करता है। तो ये दोनों पैथियों का विस्तार वहाँ से हुआ और जो फार्माकोलॉजी जो मेन थी, वो हनीमैन से चली लेकिन उनका जो श्रेय मैं देना चाहता हूँ, वो है कि कैसे एक सूक्ष्म लेवल पर, एक एनर्जी लेवल पर एक दवाई डायल्यूटेड जब होती है, एक लिमिट रेशो के अंदर, तो वो साइंटिफिक मॉलिक्यूल के होते हुए अगर वो ठीक करे। आज की होम्योपैथी कम्युनिटी के अंदर भी आपको 2 तरह से प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे जो कि एक फ़ेवर में होते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड जो डोज़ या मिनिमम डोज़ जिसको डाइल्यूशन कहते हैं या पोटेंसीज़ उनकी भाषा में कहें तो वो कम का प्रयोग करते हैं और दूसरी तरफ कितने ही होम्योपैथ हैं जो कि बहुत हायर पोटेंसीज़ जो कि एनर्जी लेवल पर चली जाती है, उसका वो
चलन करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर हनीमैन जी ने जो रूट कॉज ऑफ डिजीज कहा है, जो इनहेरिडिटी जो उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिनको 16 साइकोसिस और सिफिलिस के नाम से उन्होंने दिया, उसको बाद में एक मियाज़म थ्योरी के अंदर कितनी ही डीप स्टडी के अंदर दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों वो प्रैक्टिस में जब बात होती है, तो वो सब कहीं न कहीं थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग हो जाता है। हनीमैन जी की जो थ्योरी कहीं न कहीं थी कि एक जो प्लांट है, वो कैसे आपको डायल्यूट में ठीक कर सकता है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो वो कहीं न कहीं अगर आप प्रैक्टिस में देखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी का और कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी का इतना ज़्यादा चलन नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि वैक्सीनेशन का कहीं न कहीं भी लिंक किया जाता है कि हनीमैन जी की इस देन के बाद कहीं न कहीं वैक्सीन्स जो थे वो आई। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन जो है, एलोपैथी है, वो इस बात से डिनाई करती है कि कहीं न कहीं उसका लिंक हनीमैन की थ्योरी के साथ नहीं है, बल्कि वो कहीं न कहीं इम्यूनाइज़ेशन जो उनकी जो इन्वेंशन है, उनके साथ वो जोड़ती है। हालाँकि अगर देखा जाए तो वो फैक्ट भी देखा जाए तो कहीं न कहीं जो लाइक योर लाइक्स है या उनका जो प्रिंसिपल है, हर बात पर वो ठीक नहीं बैठता। लेकिन हनीमैन जी के आने से कहीं न कहीं मेडिकल क्षेत्र के अंदर बहुत प्रोग्रेस हुई है और उनकी ही वजह से शायद मेडिकल सिस्टम्स ने एक मेडिकल टेक्स्ट का रूप लेकर, जो कि एक स्पिरिचुअली आर्ट पहले माना जाता था, जो कि एक रिलीजियस वे ऑफ ट्रीटमेंट माना जाता था, उसको एक मेडिकल संज्ञा देकर, एक मेडिकल की तरफ मुख मोड़कर सैमुअल हनीमैन जी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और उनके इस कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज भी अगर आप देखें तो ऐसा एक साइंटिस्ट होना बहुत गर्व की बात है कि कहीं न कहीं जहरीले पदार्थ को खुद पहले टेस्ट करना और उसके अपनी बॉडी के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट करके फिर कहीं न कहीं हम उसको एक एक्सपेरिमेंट के तहत एक दवाई का रूप देना, ये बहुत बड़ी बात है। हालाँकि प्रूविंग्स ऑफ जो आज की चल रही है उसके अंदर वॉलंटियर्स मंगाकर और कहीं न कहीं उसको प्रूविंग किया जाता है। हालाँकि इसके ऊपर काफ़ी मेडिकल जो साइंटिस्ट हैं उनका मत ये है कि जो सफरिंग सोल होता है, जो बीमार होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और जो हेल्दी जो पर्सन होता है उसकी जो बॉडी होती है वो उसका इम्यून बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी बात को कहीं न कहीं मैटी जी ने भी कहा, तो इसलिए प्रूविंग जो हेल्दी सब्जेक्ट्स के ऊपर इतने ज़्यादा आपको रिजल्ट्स नहीं देती, अगर आप एक इल बॉडी के ऊपर अगर किसी मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं। तो साथ ही साथ सैमुअल हनीमैन जी ने जिस तरह से एक डाइल्यूशन पद्धति यानी कि पोटेंसीज़ को जब दिया, तो वो अभी कहीं न कहीं कितनी ही दवाइयों के ऊपर और कितने ही इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर और रिसोर्स जैसे मेरे कई वीडियो में आप देखोगे कि वो नेचुरल से हटकर कहीं न कहीं वो अननेचुरल सब्सटेंसेस के ऊपर भी दवाइयाँ बनने से जो होम्योपैथी को हम लोग एक नेचुरल मेडिसिन्स नहीं कह सकते, लेकिन हनीमैन जी की ये सोच ज़रूर थी कि उन्होंने एक नेचुरल सिस्टम को इन्वेंट किया था और वो धीरे-धीरे पूरे विश्व में सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स बन गया, जो कि कहीं न कहीं ये 3-4 बातों पर आधारित होने की वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दवाई के रूप में अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं वो एक सिंपल वे में बताया जाता है और एक सिंपल वे में दवाई दी जाती है और बिल्कुल उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वो कहीं न कहीं बहुत मिनिमम उसको होम्योपैथिक फ़ील्ड के अंदर एग्रावेशन कहा जाता है। तो उसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर जो बच्चे हैं, वो उसको गोलियों को लाइक करते हैं, खाना चाहते हैं और वो कहीं न कहीं कड़वी दवाइयों से परहेज़ करते हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं ये मीठी गोलियाँ उनको बहुत पसंद आती है। सैमुअल हनीमैन
जो कि एक बहुत साइंटिस्ट मेरी नज़र में, मैं उनको आज के दिन उनके जन्मदिन पर बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट देता हूँ, जिनकी वजह से एक मेडिकल क्षेत्र ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और कितनी ही ज़्यादा इन्वेंशंस होके कितने ही करोड़ों लोगों का उपचार इस सिस्टम के अंदर हो रहा है। और दोस्तों, वो उनकी जो देन है वो कहीं हमारे भारतवर्ष से कहीं न कहीं वो जुड़ी हुई है, और कहीं न कहीं मैं चाहूँगा कि हमारे हिस्टोरियंस इस चीज़ के ऊपर कहीं न कहीं वो मेंशन करें, रेफरेंसेस दें कि जो सैमुअल हनीमैन की जो लॉज़ हैं, लाइक क्योर लाइक्स, यानी कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, उसका कहीं न कहीं लिंक हमारे भारतवर्ष के आयुर्वेदा के साथ है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ज़हर को ज़हर मारता है और लोहे को लोहा काटता है। और जो दूसरा मिनिमम डोज़, जो कि सूक्ष्म हमारी आयुर्वेदा मेडिकल टेक्स्ट के अंदर भी, और हमारी कितनी ही प्राचीन दवाइयों के अंदर जो सूक्ष्म मात्रा के अंदर दवाई देने से कितना बड़ा उसका रिज़ल्ट आता है, तो वो कहीं न कहीं ज़रूर वो हमारे ही इतिहास से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब उसको हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ जाकर रुक जाते हैं, इजिप्ट और ग्रीक। लेकिन उसका श्रेय कहीं न कहीं हमारे जो विद्या हमारे भारत से गई है, उसमें भी कहीं न कहीं होम्योपैथी को मैं समझता हूँ कि इसका जो सीधा-सीधा जो लिंक है, वो हमारे शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। होम्योपैथी के चिकित्सकों को ये था आज का मेरा वीडियो, जो मैंने हनीमैन जी की रिस्पेक्ट में बनाया। और दोस्तों, हमें हनीमैन जी की इस महान प्रणाली से कुछ ना कुछ सीख कर हमें लोगों का उपचार करना चाहिए, और कैसे उन्होंने अपने दायरे में रहकर जो अपने प्रिंसिपल दिए हैं उसके ऊपर ही प्रैक्टिस करके हम समाज का भला कर सकते हैं दोस्तों। और इसलिए मैं जाते-जाते अपने सिस्टम्स के प्रैक्टिशनरों को डॉक्टर सत्यपाल की एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप सर्जरी को पढ़ना चाहते हैं या सिस्टम को जानना चाहते हैं, तो जहाँ पर होम्योपैथी खत्म होती है, वहाँ से सर्जरी मैथी सिस्टम स्टार्ट होता है। ये देन मेरे को जब डॉक्टर सत्यपाल ने दी, तो मुझे साफ-साफ फ़र्क नज़र आया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।